नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में जो संवाद भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के बीच हुआ है, आप अगर उसे सुनेंगे तो सुनने के बाद हो सकता है आपको घिन भी आए। आप ये सोचे कि ये आखिर बोल क्या रहे, आप ये सोचे कि आखिर इन विधायक और मंत्री साहब को हो क्या गया है। आखिर एक दूसरे को नंगा करने पे कैसे तुल गए, एक दूसरे की इज्जत उतारने पे कैसे उतारू हो गए। एक विधायक और एक मंत्री, इज्जत भी ऐसे उतारी जा रही थी मानो बरसों का, जन्मों का बैर हो दोनों के बीच में। मानो कुछ ऐसा हो गया हो दोनों के बीच में कि पार्टी भले ही एक हो, लेकिन भीतर से मनमुटाव और एक दूसरे के प्रति खिन्नता वो कंठ तक भरी हुई थी। एक दूसरे की इज्जत उतारी गई, और ना केवल इज्जत उतारी गई बल्कि गोबर खाने तक की बात कह दी गई। और शर्त लगा के ये कहा गया कि फलाने साहब तो 10 किलो गोबर पी गए थे। ये कहते हुए भी हंसी भी आ रही है दोस्तों, और शर्म भी आ रही है कि हरियाणा विधानसभा में कैसे कैसे लोग इस समय जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और फिर विधायक साहब कहते हैं कि ये मंत्री तो घपलेबाज है, इसने लोगों के पैसे ठगे हैं और मेरे भी एक रिश्तेदार से पैसे ठग लिए, क्योंकि ये सदन की कार्रवाई से एक्सपेंज कर दिया गया है। इसलिए इन सारे शब्दों का मैं बोल के भी इस्तेमाल केवल इसलिए कर रहा हूं कि हम सुनवा नहीं सकते, ये कार्रवाई से एक्सपेंज कर दिया गया है। तो कई बार क्या होता है कि एक्सपेंज किए हुए शब्दों को बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बात ऐसी है कि लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, इसलिए काफी संशोधित करके मैंने ये बयान आप तक पहुंचाया है। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति को अपनी हथेली की तरह पहचानने वाले, देश की राजनीति पे नजर नजर रखने वाले और निर्भीक निष्पक्ष, हमेशा मैं कहता हूं, एक ऐसे संपादक आज हमारे साथ हैं जिनके 40 वर्ष पत्रकारिता के लिए बीते हैं। उन्होंने ताजीवन निष्पक्ष रह के पत्रकारिता की, लेख लिखे, अलग अलग अखबारों में संपादक रहे, न्यूज चैनल में संपादक रहे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी घटिया बयानबाजी किसी भी सदन में, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे वो लोकसभा हो, कभी धर्मपाल धनखड़ साहब ने भी नहीं सुनी होगी। धनखड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनखड़ साहब, क्या मैं सही कह रहा हूं कि ऐसी घटिया, ऐसी ऐसी तुच्छ बयानबाजी कभी आपने कभी सदन के पटल पे कहीं पे सुनी, जो जो अब हंसी भी इसलिए आ रही है, ये गंभीर मसला है कि किसी राज्य के किसी विधानसभा के लोगों ने किन्हें चुन के विधानसभा में भेज दिया है। प्रदीप, ये बयान इतना घटिया और इतना खराब था कि लोकतंत्र के माननीय सदन में, किसी भी सदन में इस तरह की बात किया जाता नागवार, गलत है, उसको नहीं बोला जाना चाहिए। बेशक कार्रवाई से निकाल दिया गया, लेकिन इस तरह की बयानबाजी आजकल एक फैशन बन गया है। एक दूसरे को गाली जो है वो विधानसभा और संसद और राज्यसभा के पटल पर दी जाती है ताकि उन पर मान आने का दावा ना हो। ये इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल लोग करने लगे, लेकिन यहाँ तो कोई राजनीतिक इस्तेमाल जैसी कोई बात भी नहीं। दो विधायक, एक मंत्री, एक विधायक। मंत्री कई बार सांसद रह चुका है और विधायक जो है दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, दादा गौतम भी कहा जाता है उन्हें, और बेबाक बोलते भी रहे हैं। और पिछले 5 साल जो है वो सदन की रौनक बने रहे। उनके जो जुमलेबाजियां हैं, जो उनके कटाक्ष हैं,
वो काफी गूंजते थे। पिछले 5 साल लगातार सदन में गूंजते रहे, हर सेशन में उनकी बात सामने आती रही और उनके डायलॉग जो हैं वो पब्लिक में काफी पसंद किए। इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कई बार सांसद रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी सांसद रहे हैं, बीजेपी के भी सांसद रहे हैं और निर्दलीय भी सांसद रहे, और नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो यहां भी स्पष्ट कर दूं कि वो बीडीएस डॉक्टर है, यानी दांतों के डॉक्टर का कोर्स उन्होंने किया है। डॉक्टरी की है या नहीं की है इसकी जानकारी मुझे नहीं, इसलिए वो डॉक्टर अरविंद शर्मा कहलाते हैं। अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा के छात्र जीवन की बात करूं तो वो एमडीयू के स्टूडेंट थे और वहां भी उनकी गतिविधियां जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, एक जी। स्टूडेंट के नाते भी और एक स्टूडेंट डॉक्टर के नाते। उन पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इनके ऊपर एक बार मर्डर का भी आरोप लगा था, बेशक कोर्ट से बरी हो गए थे। तो इनकी गतिविधियां जो हैं वो हमेशा कुछ अलग, कुछ पटाख, कुछ गलत रही। यहाँ डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जो बयान इस बार विधानसभा में एक वरिष्ठ नेता, अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपनी ही जाति के, अगर कोई दूसरी जाति का विधायक किसी ब्राह्मण विधायक के बारे में ऐसा बोल देता या दाता गौतम के बारे में ही ऐसा बोल देता तो निश्चित रूप से अब तक जो है सड़कों पर पूरा ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर उतर आया होता और पूरे देश की राजनीति में एक उफान आ गया होता और सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया होता। लेकिन चलिए, ये संयोग है या दुर्योग है कि ये बयान उन्हीं की जाति के एक वरिष्ठ नेता, कई बार सांसद रहे हैं, विधायक हैं और अब मंत्री भी हैं, उनके द्वारा दिया गया। और इस पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो ये शर्मनाक है, जो बयान अरविंद शर्मा ने दिया, जो बात अरविंद शर्मा ने कही, ये कहीं भी पढ़े लिखे लोगों के लिए ऐसी संवैधानिक संस्थाओं, ऐसे संवैधानिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, ना करनी चाहिए और किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती। मैं तो यहाँ कहूंगा कि अरविंद शर्मा ने एक हरियाणवी कहावत है, मैं उसको पूरी नहीं बोल पाऊंगा, डॉट 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 खाना बाबा दादा बाबा, या डॉट 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 खाना दादा, ब्राह्मणों के बारे में बोलते हैं। मैं यहाँ ज्यादा उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन बड़ी सटीक उस कहावत को इन्होंने जो है ना साबित कर दिया है अरविंद शर्मा ने, कि ऐसे लोग किस तरह से एक प्राचीन कहावत को चरितार्थ करते हैं और वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो सार्वजनिक भी है, संवैधानिक भी। संवैधानिक है इसलिए अब जिस विधायक के बारे में कहा गया है वो उसको कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकता जी। और सदन के रिकॉर्ड से, विधानसभा के रिकॉर्ड से वो बयान हटा दिया गया। मुझे तो लगता है कि वहां पर स्पीकर क्या कर रहे, जो पीठासीन अधिकारी थे सदन के, वो क्या कर रहे, क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सरकार के एक मंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से रोक सके। जब नहीं, विधानसभा अध्यक्ष हो, इसमें दो बातें हैं। एक तो स्पीकर साहब को क्या किसी को भी नहीं पता होगा कि कौन क्या बोलने जा रहा है, क्या बोल बोल देगा। रहा था कि उसी वक्त बोल सकते थे, कहने की क्या दिक्कत थी। जी। और स्पीकर साहब और खुद हंसने दूसरा, में लगे, कहीं गंभीरता की कोई बात नहीं। अब इस तरह की चीजें बोलना कि 10 शेर गोबर पी गए, और वो भी किसी चेयरमैन का नाम लेकर के कि वो हाँ, कहता है, चेयरमैन का। उसके विरोध में जो विधायक ने मंत्री पर आरोप लगाए उनमें कोई बेहूदगी नहीं है, उनमें कुछ गलत भी नहीं है जो आरोप लगाए,
वो आरोप अगर सही जांच हो तो सत्य भी सिद्ध हो सकते हैं, सत्य भी पाए जा सकते हैं। सिद्ध करने की तो बाद में बात आएगी, हाँ, सत्य भी यहाँ हो पे सकता बड़ा सवाल है धनखड़ जी। यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए एक्सपेंज कर दिया, सब कुछ है, कार्रवाई से हटा दिया, सदन की कार्रवाई से, लेकिन अगर रामकुमार गौतम ने, जो अभी सफीदों से विधायक है, उन्होंने गोहाना से विधायक और मंत्री अरविंद शर्मा पे आरोप लगाया कि ये पंप बांटने के बदले में इन्होंने पैसे लिए, रिश्वत ली, और उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे एक रिश्तेदार से भी इन्होंने पैसे लिए हैं, तो यह शब्द तो कार्रवाई से हट सकते हैं, लेकिन क्या इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? और जब तक जांच हो तब तक मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आज निजाम ऐसा है कि इस तरह के आरोपों को सदन में ही खारिज कर देते हैं आमतौर पे। जी अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, मैं कई विधानसभा की कार्रवाई में कई बार शामिल रहा हूं, पिछले 10-11 साल में मौजूद रहा हूं आमतौर पे, तो वहां देखने में यह है कि जब भी किसी विधायक ने इस तरह का आरोप किसी अधिकारी, नेता या समझिए कि निगम और बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ लगाया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वहीं सदन के प्लेटफॉर्म पर ही उनको नकार दिया और बिना जी किसी जांच के क्लियर कर दिया गया। यहाँ तक की कोशिश ये रहती है कि कोई भी आरोप हो उसको वहां से खारिज कर दिया जाए, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर यही आरोप सत्ताधारी पार्टी से विरोधी पक्ष के नेता के खिलाफ, किसी विधायक के खिलाफ लगाए जाते तो रुख कुछ और होता, विधानसभा संदीप अध्यक्ष सिंह का से भी रुख बड़ा कुछ और उदाहरण क्या होता। हो सकता है? मैं वही तो कह रहा हूं ना, विधानसभा अध्यक्ष का भी रुख कुछ और होता और मुख्यमंत्री का रुख भी कुछ और होता, क्योंकि मुख्यमंत्री नेता सदन है। और इस मामले में मुख्यमंत्री को भी स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए, देना चाहिए कि ये बात हुई है, तो क्यों नहीं इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। क्योंकि जो विधायक रामकुमार गौतम ने आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर आरोप है। और ये चर्चाएं जो वहां अक्सर सुनने में आती है कि पेट्रोल पंप बांटने के लिए, पेट्रोल पंप दिलवाने के लिए सांसद पैसे ले रहे हैं, इस तरह की बातें अक्सर सुनने में भी आती है, जी जनता के बीच सुनाई देती है। तो उनकी सत्यता की जांच क्यों ना की जाए? जब रामकुमार गौतम दावे के साथ कह रहा है कि मेरे एक रिश्तेदार से भी 10 लाख रुपए लिए पेट्रोल पंप दिलवाने के नाम पर, तो क्यों नहीं वो अ, विधायक जो अपने रिश्तेदार से एक केस फाइल करवाता, क्यों इंतजार कर रहा था कि विधानसभा में बोलूंगा, जब उसको गोबर खाना बोला जाएगा तभी इसका जवाब देंगे, तभी ये आरोप लगाएंगे? इससे पहले रामकुमार गौतम की जुबान क्यों बंद थी? पहले कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके भी इस तरह का आरोप नहीं लगाया, लेकिन जब उन्हें इस तरह की धर्मपाल भाषा। जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को तो अनुशासन की पार्टी माना जाता है। यह माना जाता है कि बीजेपी में तो अगर ऊपर से कोई आदेश आ जाए, उसके बाद जो है कार्यकर्ता, विधायक और चाहे मंत्री कोई भी हो, किसी भी पद पे बैठा हो, वो उस आदेश को मानने के लिए बाध्य होता है। एक अनुशासित सिपाही की तरह पूरी बीजेपी का काडर काम करता है। वो अनुशासन इनके बीच में कहीं इसलिए भी तो गायब तो नहीं हो गया क्योंकि दादा गौतम भी कभी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, कभी जननायक जनता पार्टी से, कभी निर्दलीय। इसी तरह अरविंद शर्मा कभी कांग्रेस से विधायक रहे, कभी वो बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ गए, कभी बीजेपी से जो है कांग्रेस से एमपी रहे, निर्दलीय एमपी रहे, और फिर जो है बीजेपी से एमपी रहे, और जब बीजेपी से हार गए चुनाव तो फिर वो विधायक का चुनाव लड़े। तो पार्टियां बदलते बदलते, जो मनोहर लाल खट्टर कहते थे कि ये जो दूसरी पार्टियों से लोग बीजेपी में आए हैं, ये बीजेपी में तो आ गए हैं, लेकिन इनके भीतर बीजेपी आना अभी बाकी है। तो इनके रामकुमार गौतम और अरविंद शर्मा के भीतर बीजेपी आना अभी बाकी है, शायद ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इनके भीतर अभी बीजेपी आना भी बाकी है। और वैसे तो ये हर पार्टी में धक्के खा चुके हैं,
हर पार्टी का स्वाद चख चुके हैं और इनके लिए कोई नई बात नहीं है। दल बदल करना और इधर से उधर होना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सही जी मायने में देखिए। और ये चट्टे बट्टे जो ये अब एक पार्टी में इकट्ठे हो गए। मुझे नहीं मालूम कि दोनों में आपस में क्या खुन्नस है जी। या क्या प्यार है। यहाँ तो मोहब्बतें ज्यादा लेकिन दिखाई दे रही है। जिस जिस तरह की भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है बेहद मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और रही भाजपा की बात, जो भाजपा कभी चाल चरित्र और चेहरे की बात किया करती है, न वो चाल रही, न वो चरित्र रहा और चेहरे भी बदल गए। चेहरे तो राम तो कुमार गौतम और अरविंद शर्मा जैसे आ गए। वो चाहे कोई भी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे सैनी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई भी चेहरा हो। मैं वो बात कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो चाल चरित्र और चेहरे की दावा करने वाले नेता होते थे, वो नेता बीजेपी में नहीं रहे। जी और बीजेपी का चरित्र पूरी तरह से बदल चुका है। और वो केवल बीजेपी के नेताओं के कारण ही नहीं, बल्कि बीजेपी में जो दूसरी पार्टियों के नेता धुआंधार भर्ती हुए हैं 2012 के बाद, जो बीजेपी में लगातार आए हैं, कितने एक से एक भ्रष्टतम नेता बीजेपी में शामिल हुआ है, जिन पर खुद बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, जी प्रधानमंत्री भी आरोप लगाते हैं। जी। एक हफ्ता पहले सार्वजनिक जनसभा में आरोप लगाते हैं और एक हफ्ते बाद वो डिप्टी मुख्यमंत्री बन जाते हाँ, हैं, वो डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बन बन जाते गए, बने। और शुभेंदु अधिकारी तो मुख्यमंत्री बने। शुभेंदु हैं। अधिकारी, जी माफ कीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा। हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे जिन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए भी आरोप लगाते रहे कि ये महाभ्रष्ट है, इस पर 2,000 करोड़ रुपए का आरोप है, इस पे 5,000 करोड़ रुपए गबन का आरोप है, घोटाले का आरोप है। और वो जब पार्टी में चाहे अलायंस में आ गए, चाहे पार्टी में शामिल हो गए, उन सब के दाग धुल गए। सीबीआई की कार्रवाई जो है या आईटी की कार्रवाई जो है, ईडी की कार्रवाई जो है, वो सब कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाए या उनको क्लीन चिट दे दी। तो इसलिए बीजेपी को अब गंगा, राजनीति की गंगा भी कहने लगे कि धर्मपाल जी, बीजेपी में आपने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के बीजेपी में शामिल होने की बात कही। बड़ा महत्वपूर्ण एक सवाल ध्यान में आया है कि रामकुमार गौतम जब जननायक जनता पार्टी से विधायक चुन के आए नारनौल हल्के से, उस समय जी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। 2019 से 2024 के बीच की जो सरकार थी, जननायक जनता पार्टी के सहारे चल रही थी। जो 10 विधायक जी जेजेपी के चुने गए थे, उनमें एक रामकुमार गौतम थे। जेजेपी के हक में, जेजेपी के हिस्से से जितने मंत्री बने थे, उनमें रामकुमार गौतम मंत्री नहीं बने। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के जो है वो डिप्टी सीएम बने। उसके जी बाद उन्होंने ये कहना शुरू किया कि खोपर एकला ही जिम गया। मैं अपने हिंदी के दर्शकों के लिए बता दूं कि वो ये कहना चाहते थे कि ये एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ अकेला खा गया। अकेला हाँ, खा जाने अकेला का आदम कर गए। अर्थ, हाँ, खोपर सब कुछ एकला जीत गया, ये उन्होंने कहा। इसका मतलब ये है कि दुष्यंत चौटाला सब कुछ अकेला खा गया। अकेला खा गया का अर्थ हम किस विषय में समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब तो रामकुमार गौतम ने यह भी कह दिया कि उनके रिश्तेदार से अरविंद शर्मा ने पंप दिलवाने के नाम पे पैसे लिए। और अगर जी रामकुमार गौतम को यह बात पता थी पहले से कि अरविंद शर्मा ने पंप दिलवाने के नाम पे पैसे लिए, तो इसका मतलब रामकुमार गौतम जो है पैसे के लेन देन का समर्थन करते थे। अगर उन्होंने आज तक ये बात नहीं उठाई और सदन के पटल पे ही ये बात कही है, तो इसका मतलब वो जो उसका इंडिकेशन था, संकेत था कि खोपर एकला ही जीत गया सब कुछ। इसका मतलब ये था कि रामकुमार गौतम कोई महकमा चाहते थे, मंत्री बनना चाहते थे और कुछ खुद भी जीना चाहते थे, खुद भी खाना चाहते थे। क्या जी इसका जी अर्थ यह निकाला जाए, क्या इसका अर्थ यह निकाला जाना चाहिए कि रामकुमार गौतम जो है, अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा जो है पैसे लिए, मेरे रिश्तेदार से लिए, अगर इनको पता था और फिर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की, करवाई अपने रिश्तेदार से या इसका खुलासा नहीं किया,
तो क्या रामकुमार गौतम इस तरह के सिस्टम के आदी हैं? क्या रामकुमार गौतम इस तरह की चीजों का समर्थन करते हैं? ये बड़ा सवाल है सर। प्रदीप, राजनीतिक लोगों के लिए ये कोई सवाल नहीं। राजनीतिक लोगों की आदत में शुमार है। वो हर चीज का इस्तेमाल करने के लिए कोई न कोई मौका ढूंढते हैं। अब उन्हें जब इस तरह से सदन में जलील किया गया, सदन में इस तरह के शब्द उनके प्रति इस्तेमाल किए गए, प्रयोग किए गए, तब उन्होंने गुस्से में आकर के ये बातें कही हैं, ये आरोप लगाए हैं। और ये आरोप और ये बातें चर्चाओं में रहती हैं, जनता में चर्चा होती रहती है, जनता से नहीं जी। छुपता है कुछ भी। जनता में खूब चर्चाएं चलती रहती है इस तरह की, फला सांसद ने ये किया और फला मंत्री ने ये किया। ये चर्चाएं जनता के बीच अक्सर चलती रहती है, और उन चर्चाओं में जो है ना, बहुत कुछ सत्य भी होता है। जी। सत्य भी होता है और तथ्य भी होता है। वो केवल जांच और सबूत, जांच करके सबूत जुटाए जाए तो उन्हें साबित किया जा सकता है। तो ऐसी निष्पक्ष जांच करवाना सरकार की मंशा तभी होती है जब नेता विरोधी हो, विरोधी पार्टी, और जब अपनी पार्टी में आ जाता है तो वो पवित्र दूध धुला, गंगा नहाया, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने पवित्रतम। इतने साल, 40 साल से ज्यादा का आपका पत्रकारिता का तजुर्बा है धर्मपाल जी। आपने तमाम इलेक्शन कवर किए हैं, बड़े बड़े आपने इवेंट कवर किए हैं राजनीति के। आ, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन भी हलकों से, गोहाना से अरविंद शर्मा विधायक चुन के आए और सफीदों से रामकुमार गौतम विधायक चुन के आए, जी। अगर हम आज की बात करें तो क्या इन दोनों हलकों की जनता जिन्होंने इनको वोट दी होगी, क्या वो खुद को ठगा सा महसूस नहीं कर रहे कि किन लोगों को इन्होंने चुन के, वहां के मतदाताओं ने चुन के विधानसभा में भेज दिया, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे पे लांछन लगाने का काम करते हैं? जब ये एक दूसरे से ही निपट रहे हैं तो फिर प्रदीप, हल्के का प्रदीप, मैं यहाँ एक विकास बात कैसे को, करवाएंगे? आपकी बात का बड़ा संक्षिप्त जवाब दूंगा जी। कि भारत में जनता जो है किसी नेता को उसकी काबिलियत के आधार पे नहीं, जिस दिन नेता की काबिलियत के आधार पे वो वोट देगी तो ऐसे लोगों का सफाया खुद ब खुद हो जाएगा। भारत की जनता वोट देने के लिए ना तो ईमानदारी को आधार मानती है, ना नैतिकता को आधार मानती है, ना उस नेता के चरित्र को आधार मानती है, ना नेता की छवि को आधार मानती है, बल्कि वो जाति के आधार पे, उसकी प्रभाव में जो अलग अलग तरह के प्रभाव होते हैं, चाहे वो पैसे का प्रभाव है, चाहे बदमाशी का प्रभाव है, गुंडागर्दी का प्रभाव है, किसी न किसी अन्य कारणों से वोट दे। नहीं, वो ये राष्ट्र के लिए मैक्सिमम चुनाव नहीं। मैक्सिमम कारणों में तो हो सकता है, लेकिन जनता, इतना तो है कि जनता इतनी भी मूर्ख, कम से कम मैं ये मानता हूं कि जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि वो अपने विधायक को कैसे चुनना है, किस आदमी को चुनना है। ये हो सकता है कि इन्फ्लुएंस जो है वो जाति का भी हो सकता है, ये हो सकता है प्रभाव जो है पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जनता जागरूक है। और ऐसा नहीं है, 90 में से ज्यादातर सीटों पे कांग्रेस भी जीती है या कोई और भी जीता है, निर्दलीय भी जीते हैं। तो धर्मपाल जी, पब्लिक तो, मेरा कम से कम यह मानना है कि वोट तो सोच समझ के देती है, लेकिन उसके साथ धोखा अक्सर होता है। देखिए, वोट सोच समझ के देती है, आदमी सारी चीजें तोलता है, पार्टी का घोषणा, चुनावी घोषणाएं भी देखता है, चुनाव घोषणा पत्र पर भी विचार करता है, कौन सा नेता है ये भी विचार करता है, कौन सा नेता मेरे नजदीक है, फेवरेबल है, ये भी देखता है, कौन सा मेरी जाति का है, कौन सा मेरी जाति का नहीं है। बहुत सारी चीजें देखता है, बहुत सारी चीजों से मतदाता प्रभावित होता है, किससे फौरी फायदा मिल सकता है, किससे नहीं मिल सकता है, बहुत सारे प्रभावी कारण हैं। और इस तरह की अपेक्षा कोई भी मतदाता नहीं करेगा कि इस तरह के वाहियात, इस तरह की फिजूल की बातें, इस तरह से सदन का समय बर्बाद करना, ये समय की बर्बादी। जी। जिस तरह से बयानबाजी सदन में की गई है, ये सदन के समय की बर्बादी है, जनता के धन की बर्बादी असल में। और ये इस तरह की बयानबाजी को रोका जाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी केवल
रिकॉर्ड से ना निकाली जाए, बल्कि उनको बाकायदा लिखित में विधानसभा अध्यक्ष चेतावनी दे कि अगर दोबारा इस तरह की गलती हुई तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। सदन से तो बर्खास्त निलंबित कर ही सकते हैं हम, बल्कि सजा के तौर पे इन दोनों को अगर कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता, अगर सदन की आगे की कार्रवाई में भाग लेने से रोक दिया जाता, सदन अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहते तो कर सकते थे। इस तरह की भाषा का उपयोग किया है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, इसके लिए आपको जो है ना बेशक सांकेतिक रूप से 2 घंटे के लिए निलंबित करनी चाहिए थी उनको कार्रवाई। जी, ये कार्रवाई विधानसभा करनी अध्यक्ष की चाहिए। गलती, जी, उन्होंने नहीं वो कार्रवाई करनी चाहिए थी निश्चित तौर पे, और एक मैसेज जरूर जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि हम वो बयान आपके सामने नहीं दिखा सकते जिस तरह से दोनों, एक विधायक और एक मंत्री, दोनों ने एक दूसरे को नंगा किया है, कपड़े उतार दिए, बेइज्जत किया है। वो बेहद शर्मनाक, वो भी विधानसभा के सदन के भीतर। ये बेहद निंदनीय एक वाक्य हुआ है हरियाणा विधानसभा में। और धर्मपाल जी ने निश्चित तौर पे बड़ी सटीक बात कही है कि ये समय की, धन की बर्बादी है, और एक मैसेज इस तरह का जाना चाहिए था सदन की ओर से कि आगे भी अगर कोई विधायक इस तरह की बात करता है तो कम से कम निलंबन तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बाद एक मैसेज चला जाता, एक संदेश चला जाता कि आगे कोई इस तरह की बातचीत ना करे, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर अरविंद शर्मा और रामकुमार गौतम के बीच हुए इस संवाद पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और धर्मपाल धनखड़ जी के विचार आपको कैसे लगे, ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे निर्भीक और ऐसे निष्पक्ष पत्रकार बहुत कम बचे हुए। कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया में तो अब कोई है नहीं, एक आधा कोई होगा तो वो अपनी मेहनत अलग कर रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह से खुल के बोलने वाले और ऐसा सटीक विश्लेषण करने वाले पत्रकार अब कम बचे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार को आप जरूर सुनिए, ऐसे वरिष्ठ संपादक को आप जरूर सुनिए जो बिना डरे वो बोल देते हैं जो बहुत से लोग नहीं बोल पाते हैं। धर्मपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों।